वेलकम साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कंपटीशन रीडिफाइंड में। मैं अमन और आज हम लेने वाले हैं रीजनिंग में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक रैंकिंग अरेंजमेंट। साथियों, रैंकिंग अरेंजमेंट क्या होता है, इसमें किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एग्जामिनर इस टॉपिक से आपकी किस एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता है, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है इस टॉपिक में, और इस टॉपिक में जनरली हमें कितना समय लगना चाहिए। अगर हम इस टॉपिक के क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो हमें एग्जाम में कितना समय उसमें देना है। प्री के हिसाब से बात करें तो प्री के हिसाब से इस टॉपिक से आपको एक दो या सेट ऑफ क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। जनरली हम बात करते हैं जो प्रीवियस ईयर्स के एग्जाम्स हुए हैं बैंकिंग सेक्टर में या अदर किसी सेक्टर में, क्लेरिकल के, बेसिकली क्लेरिकल के ऑफिसर या पीओ के जो एग्जाम है उसमें थोड़ा सा रैंकिंग का क्वेश्चन एक आध देखने को मिलता है या कई बार नहीं भी देखने को मिलता है। बट अगर हम क्लेरिकल या असिस्टेंट की कोई एग्जाम की बात करें तो रैंकिंग अरेंजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें सबसे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इस टॉपिक से आज हम पजल्स और सिटिंग अरेंजमेंट की आधार रखने जा रहे हैं, क्योंकि जब आप सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे या पजल पढ़ेंगे जिसके बारे में हम मानते हैं कि रीजनिंग का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक वही है, या मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप उसको देखेंगे तो सबसे ज़्यादा जो वेटेज आता है वो सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स के ऊपर आता है। तो रैंकिंग के बिना सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को समझ पाना या उसको उस गिवन टाइम में या जो टाइम हमें एग्जामिनर देता है उस निर्धारित समय के अंदर स्पीड और एक्यूरेसी के साथ सॉल्व करना लगभग नामुमकिन है। तो आज हम इस टॉपिक में जो भी कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं वो आपको हेल्प करेगी आगे सिटिंग अरेंजमेंट और पजल्स को बनाने के लिए। तो हम समझते हैं कि रैंकिंग अरेंजमेंट एक्चुअली होता क्या है और वर्बली इस चैप्टर को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस में पेन हम चलाएंगे और मैक्सिमम क्वेश्चंस हम कोशिश करेंगे कि वर्बली हमारे सॉल्व हो जाए। तो रैंकिंग अरेंजमेंट में जनरली क्या होता है कि भाई एक पंक्ति में कुछ बच्चे बैठे हुए हैं, उन बच्चों की रैंक आपको दे दी गई है किसी एक साइड से, उन बच्चों की रैंक आपको दे दी गई है किसी दूसरे साइड से, और फिर आपसे कहा गया है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ बच्चे बताइए कितने हैं। सिंपल टाइप का क्वेश्चन समझते हैं और फिर आगे उससे रिलेटेड क्या वैरायटी हमारे पास आ सकती है या किस तरीके से एग्जामिनर हमसे अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। कॉन्सेप्ट को समझेंगे मेन, क्योंकि अगर कॉन्सेप्ट पे हमने पकड़ बना ली या जो इस टॉपिक का हम जिसको बोलते हैं बेस है, अगर आपका बेस मजबूत है तो ऑब्वियस सी बात है कि इस टॉपिक से रिलेटेड कैसा भी क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी तरीके का क्वेश्चन पूछा जाए, कितना भी घुमा के क्वेश्चन पूछा जाए, आप उसको सॉल्व कर लेंगे और बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे आप उसको। तो इस टॉपिक का बेस समझते कि इस टॉपिक का बेस एक्चुअली है क्या। किसी एक पर्सन की रैंक अगर हमको दी गई है, जैसे मान लीजिए आपको ए के बारे में कोई हम बात करते हैं, कोई पर्सन है ए जिसका रैंक हमको दिया गया है कि ए सिट्स 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड 6th फ्रॉम राइट। ठीक है, ये हमें एक जानकारी दी गई है किसी पर्सन ए के बारे में। कोई एक व्यक्ति है ए जिसका रैंक हमको दिया गया है लेफ्ट से और राइट से। तो ए के बारे में बोला गया है कि ए जो है वो 5th फ्रॉम लेफ्ट है और 6th फ्रॉम राइट है। अब हमसे अगर ये पूछा जाए कि बताइए इस पंक्ति में या इस रो में, इस कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं, एक क्वेश्चन ये बन सकता है इसमें। तो भाई कैसे सॉल्व करना है हमें इसको कि ए सिट्स 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड 6th फ्रॉम राइट। तो सिंपली क्या करना है आपको, लेफ्ट प्लस राइट, इन दोनों को ऐड कर देना है और -1 कर देना है। अगर हम ये कर देंगे तो हमें मिल जाएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन दैट रो। अब देखिए कि मैंने इसमें ये लेफ्ट और राइट को जब ऐड किया तो लेफ्ट और राइट को मैंने ऐड किया तो 6 और 5 11 और -1 कर दिया उसमें से, तो मुझे मिल गया 10। तो उस पंक्ति में कुल 10 बच्चे बैठे हुए हैं। अब ये समझते हैं कि ये जो -1 हमने किया, ये -1 क्यों किया, या ये जो फॉर्मूला बना है कि भाई किसी एक पर्सन का रैंक आपको लेफ्ट से भी दिया गया है और उसी एक पर्सन का रैंक आपको राइट से भी दिया गया है। जब ये इंफॉर्मेशन दी जाए आपको किसी एक पर्सन के दोनों तरफ से, एक रो के दो एंड है लेफ्ट और राइट, और दोनों तरफ से आपको ये जानकारी दी गई है क्वेश्चन में,
तो हम कैसे निकालते हैं या कैसे ये फॉर्मूला बना है, अगर हम ये समझ लेंगे तो ये फॉर्मूला हमें दोबारा कभी यूज नहीं करना पड़ेगा। मतलब यूज करेंगे बट कभी भी फॉर्मूले के रूप में अपन इसको लेके नहीं चलेंगे, या कभी भी हम ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमें अगर रैंकिंग अरेंजमेंट सॉल्व करना है तो उसके भाई 2 फॉर्मूले हैं, 3 फॉर्मूले हैं या 4 फॉर्मूले, हमें वो कंठस्थ याद होने चाहिए, रटे हुए होना चाहिए, ऐसा नहीं है। तो इसमें दिया गया कि ए सिट्स 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड 6th फ्रॉम राइट। ठीक है, एक ही बात कर रहा है दोनों तरफ से। ठीक है भाई, हमने ले लिया उसमें कि उसका रैंक 6th भी है, उसका रैंक 5th भी है, लेकिन -1 करना इसीलिए जरूरी है, जब हमने लेफ्ट से काउंट किया तो भी हमने ए को काउंट किया, और जब हमने राइट से काउंट किया तो भी हमने ए को काउंट किया। हमने जब दोनों एंड से बात की और दोनों एंड से जब हम काउंट करते हुए आए तो ए तो सिर्फ एक ही स्थान पर बैठा हुआ था, या मान लीजिए चेयर्स लगी हुई है एक रो में, तो ए तो सिर्फ एक ही चेयर पर बैठा हुआ है, लेकिन हमने उसको 2 बार काउंट किया। एक बार जब हमने लेफ्ट से काउंटिंग की तब ए को काउंट किया, और एक बार जब हमने राइट से काउंटिंग की तब ए को काउंट किया। तो जब हमने ए को 2 बार काउंट किया है, जबकि बैठा तो वो एक ही चेयर पे, एक ही बार उसका रैंक हमें काउंट करना है, इसीलिए हम यहाँ पे -1 करते हैं। अगर हम ये -1 नहीं करेंगे, इसका मतलब क्या है कि आपने ए को 2 बार काउंट कर लिया, मतलब एक ही रैंक आपने 2 बार कंसिडर कर ली, इस वजह से आपका आंसर गलत आ सकता है। जनरली एग्जाम में क्या होता है, जब आप एग्जाम दे रहे होते हैं वहां बैठकर, तो आप प्रेशर में होते हैं, है ना, सामने स्क्रीन पे घड़ी चल रही होती है जिसमें टाइमर लगा होता है। प्री की बात करें तो अब तो सेक्शनल टाइम आ गया है, 20-20 मिनट का सेक्शन खुलता है, वो घड़ी चलती है आपके पास टाइमर में। आप जल्दी जल्दी में -1 करना भूल जाते हैं। आपको देखा कि ए का रैंक दिया है 2 तरफ से, आपने दोनों को ऐड किया, आंसर टिक किया और आप आगे चले गए। कि अगर 10 हमारा आंसर आया है तो ऑप्शन में आपको 11 भी मिलने वाला है और 12 भी मिलने वाला है। जो इसके ऑप्शंस होते हैं इस चैप्टर में, जो ऑप्शंस का इंपॉर्टेंस है वो बहुत अलग है। अभी हम जब क्वेश्चन करेंगे तो उसमें भी हम देखेंगे, और ये मैक्सिमम क्वेश्चंस में आपको देखने को मिलेगा कि जो ऑप्शंस होते हैं वो आनन फानन में नहीं है, और खासकर रैंकिंग अरेंजमेंट में तो बिल्कुल भी नहीं है। रैंकिंग अरेंजमेंट में अगर आपका सही आंसर 10 है तो ऑप्शन में आपको 11 जरूर मिलेगा, या 9 जरूर मिलेगा, या 12 मिलेगा। तो वो ऑप्शंस इतने क्लोज होते हैं कि अगर हमने एक छोटी सी मिस्टेक भी की, या छोटा सा कॉन्सेप्ट हम कोई भूल गए एग्जाम के प्रेशर में, जल्दबाजी करने के चक्कर में, या जल्दी एक क्वेश्चन सॉल्व करने के चक्कर में, अगर हमने उसको मिस कर दिया तो वो आपको गलत आंसर की तरफ ले जाएगा, और आपको गलत आंसर ऑप्शन में मिल जाएगा। हो सकता है कई बार नहीं मिले, पर मैक्सिमम ऑफ द टाइम आपको वो मिलेगा। भाई अब एक ये फॉर्मूला डिराइव हो गया हमको कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स निकालने हैं, तो जिसका रैंक दिया गया है लेफ्ट से और राइट से, उन दोनों को जोड़ दीजिए और उसमें से -1 कर दीजिए, तो आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएंगे। अब इस फॉर्मूले के आधार पे या इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम और क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए हैं और ए का रैंक दिया गया है लेफ्ट से, और ए का रैंक आपसे पूछा गया कि राइट से ए का रैंक बताइए क्या होगा, तो भी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो इसी क्वेश्चन में हम देख लेते हैं कि हम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कि भाई अपने को टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है, मान लीजिए इस बार टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको दिया गया है कि उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं, 10। ठीक है, उस पंक्ति में कुल 10 बच्चे बैठे हैं, और क्या दिया गया है, सिर्फ पहली लाइन की जानकारी को लेके चलेंगे हम, तो हमें एक क्वेश्चन टाइप और समझ में आएगा कि किस टाइप का क्वेश्चन हमसे एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हमें दिया गया है कि भाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हैं 10, और ए जो है वो सिट्स 5th फ्रॉम द लेफ्ट, सिर्फ इतनी जानकारी दी गई है कि ए सिट्स 5th फ्रॉम द लेफ्ट। तो अब बोला गया है कि भाई उसका रैंक बताइए आप, राइट से क्या होगा, उसका रैंक राइट से क्या होगा। तो इसी फॉर्मूले के आधार पे आप उसको निकाल के दे सकते हैं, या हम ये समझ सकते हैं कि हमारे पास टोटल है और उसका रैंक दिया है एक साइड से। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया गया है हमें 10, और ए का रैंक दिया गया है लेफ्ट से कितना, 5। माइनस करेंगे कितना बचेगा, 5। ठीक है, लेकिन इस पे ये जो -1 हमने यहाँ किया था, इसका यूज तो आपने किया ही नहीं। जब -1 को शिफ्ट करेंगे तो वो बन जाएगा +1। अब +1 क्यों किया है मैंने, उसको समझने की कोशिश करते हैं हम। भाई जब आपको टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए गए थे तो आपको ए का रैंक एक तरफ से दिया गया और दूसरे तरफ से पूछा, हमने क्या किया, टोटल में से ए का रैंक लेफ्ट से माइनस कर दिया। टोटल जो दिया गया था हमें, उसमें से ए का रैंक हमने लेफ्ट से माइनस कर दिया। अब चूंकि हमने ए का जो रैंक है वो लेफ्ट से माइनस कर दिया है, तो हमने उसमें ए को भी तो माइनस कर दिया है। हमने ए का जो कंसिडरेशन था या ए का जो चेयर था वो भी तो आपने हटा दिया है।
अब उसको देना तो पड़ेगा एक चेयर, उसको कहीं तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, बैठाना पड़ेगा। तो जब टोटल दिया जाता है और हम किसी एक व्यक्ति का रैंक जो है वो एक छोर से घटा देते हैं, मतलब हमने उस व्यक्ति को उस पंक्ति से ही हटा दिया है, हमने उसको अभी के लिए उस वहां से हटा दिया है, इसीलिए हम लास्ट में +1 करेंगे, ताकि उस पर्सन को भी तो हमको ऐड करके चलना है। अगर हम इसमें से 10 में से हमने लेफ्ट माइनस किया, उसका रैंक लेफ्ट से 5, तो 5 हमको मिल गया, लेकिन उसका रैंक जो है वो 6 है। क्यों है? क्योंकि 5 वो लोग हैं जो उसके और आगे बैठे होंगे, वो 5 व्यक्ति, मतलब वो 5th नंबर पे नहीं है, 5 लोग उसके आगे होंगे या पीछे होंगे, तो वो जो होगा वो 6th नंबर पे होगा। एक बार और मैं इसको रिपीट कर देता हूं कि भाई अगर आपको किसी एक पर्सन का रैंक दिया गया है लेफ्ट से भी और राइट से भी, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपसे पूछे गए हैं, तो हमें क्या करना है कि जो व्यक्ति का रैंक दिया गया है उन दोनों रैंक्स को ऐड करना है, उसमें से -1 करना है। क्यों करना है -1? क्योंकि उस व्यक्ति का रैंक हमने दो तरफ से काउंट कर लिया था भाई, उसको लेफ्ट से भी काउंट किया, उसको राइट से भी काउंट किया। जब दोनों तरफ से काउंट किया तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। इसको समझने के लिए साथियों हम एक चीज और समझते हैं, 1 पर्सन 1 रैंक या 1 पोजीशन। टॉप बॉटम से बात करें हम या लेफ्ट राइट से बात करें, ये चीज हमें याद रखनी है कि अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है तो एक रैंक है उसके पास, एक पोजीशन है उसके पास, और वो सिंगल व्यक्ति है। तो ये जो कॉन्सेप्ट हमने समझा, और इस कॉन्सेप्ट में जो +1 और -1 का जो महत्व है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको कई बार बच्चे क्या करते हैं, एग्जाम में कंसिडर करना भूल जाते हैं या +1 -1 को यूज करना भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आपका आंसर गलत आता है। और मार्क माय वर्ड्स, गलत आंसर आपको हमेशा मिलेगा देखने के लिए। जो ऑप्शन गलत आएगा वो जरूर आपको मिलेगा देखने के लिए 5 ऑप्शंस में से। ऑप्शंस बहुत ही क्लोज मिलने वाले हैं आपको, क्लोज ऑप्शन होते हैं, उसकी वजह से आपसे गलती के चांस बढ़ जाते हैं। A sits 5th from left and B sits 6th from right. A sits 5th from left and B sits 6th from right. इसमें एक एडिशनल इंफॉर्मेशन और डालता हूं मैं, there are 2 person between them. हमको टोटल फाइंड करना है कि उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे गए हैं या उस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठ सकते हैं। ये हमारे पास एक सवाल है। इस सवाल को समझाने के पीछे मेन कारण ये है कि इसमें जो केस बनता है वो बहुत शानदार बनता है। कई बार हम उसको मिस कर देते हैं, कई बार हम जल्दबाजी के चक्कर में उस डेटा को या उस डेटा का क्या और इम्प्लीकेशन हो सकता है, क्या और इम्पैक्ट हो सकता है हमारे क्वेश्चन पे, इस चीज को मिस कर देते हैं हम कई बार। तो हम ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन में हम कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं या इस डेटा का क्या और यूज हो सकता है। और इस तरीके का क्वेश्चन जो है वो आपको मेंस में जब देखने को मिलेगा, एनालिटिकल रीजनिंग की हम बात करेंगे, उसमें एक चैप्टर आता है जिसमें बहुत मजा आएगा आपको आगे, डेटा सफिशिएंसी जिसको हम बोलते हैं। डेटा इनसफिशिएंट होने की वजह से कई बार हमारा क्वेश्चन सॉल्व रैंकिंग का नहीं हो सकता, या जैसे सिलॉक्स की बात करें, इनइक्वालिटी की बात करें, ये सारे क्वेश्चंस में ये सब लागू नहीं होता, ये सारे क्वेश्चन में सॉल्व हो जाती है चीजें। या कोडिंग की हम बात करें तो कोडिंग में हमें डेटा सफिशिएंसी की कोई आवश्यकता नहीं है भाई, वहां क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेकिन रैंकिंग एक ऐसा टॉपिक है जब डेटा सफिशिएंसी की बात करेंगे तो रैंकिंग का क्वेश्चन उसमें जरूर आएगा। ये आपको पजल्स में भी हेल्प करने वाला है, सिटिंग अरेंजमेंट में भी हेल्प करने वाला है, डेटा सफिशिएंसी में भी हेल्प करने वाला है। क्वेश्चन पे वापस आते हैं। ए बोला गया 5th फ्रॉम लेफ्ट, ये हो गया 5th, ये हो गया ए, ठीक है। उसके बाद क्या बोला गया, बी सिट्स 6th फ्रॉम राइट, ठीक है भाई, ये हो गया बी, ये हो गया 5th यहां से, ये हो गया 6th यहां से। बोला गया देयर आर 2 पर्सन सिटिंग बिटवीन देम, तो 2 लोगों को भाई बीच में बैठा देते हैं उनके। अब बोला गया आपसे कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताइए, टोटल नंबर ऑफ पर्सन बताइए उस रो में कितने हैं। अगर काउंट करेंगे तो भी मिल जाएगा, ये 5 है, ये 6 है, 6 और 5 11, 2 लोग बीच में हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आ गए हमारे उस रो में 13, उस पंक्ति में कुल 13 बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है भाई। क्या किया मैंने, कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ ड्रॉ करके इसलिए बताया कि वो थोड़ा सा सिंपलेस्ट वे में लगता है। इसको मैं ओरली भी सॉल्व कर सकता हूं, और आप भी प्रैक्टिस करेंगे तो आप भी इसको ओरली सॉल्व कर पाएंगे।
और हम इस चैप्टर के मैक्सिमम क्वेश्चन साथियों ओरली सॉल्व करेंगे बिना पेन का यूज किए। कुछ क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आएंगे या कुछ क्वेश्चन में जरूरत लग सकती है, वहां पेन चलाएंगे। बाकी कोशिश ये करनी है और प्रैक्टिस ये करनी है आपको डे 1 से कि आपको पेन का यूज नहीं करना है। या चलिए डे 1 पे यूज कर लीजिए, पर डे 2 से कोशिश कीजिए नहीं करना। और आप नहीं करेंगे जब आगे आप इसको देखेंगे, समझेंगे, अगर कॉन्सेप्ट आपने इसका पूरा दिमाग में बैठा लिया है तो आपको पेन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पे। चलो अब इसको फॉर्मूले से देख लेते हैं। फॉर्मूले से भी मैं आपको दिखा देता हूं कैसे सॉल्व होगा। क्या किया मैंने, जो ए का रैंक था भाई, मुझे टोटल निकालना था। ए का रैंक मुझे दिया गया था लेफ्ट से, तो लेफ्ट प्लस राइट ये किया मैंने, और प्लस उनके मिड में कितने लोग बैठे हैं वो, ये तीन चीजों को मैंने जोड़ दिया। ये तीन चीजों को जब मैंने जोड़ा तो मेरा फॉर्मूला फ्रेम हो गया, और यही मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में यूज भी किया है। ठीक है, ए का रैंक दिया था हमें लेफ्ट से, बी का रैंक दिया था राइट से, दोनों का रैंक हमने जोड़ दिया, बीच में 2 लोग बैठे थे, 2 लोग जोड़ दिए, हमारा आंसर आ गया। पर क्या ये आंसर सही है? अब हम इस पे बात करेंगे कि क्या ये आंसर सही है, और सही है तो कितना सही है। अगर एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने को मिला और ऐसा का ऐसा मिला, और ऑप्शन में 10, 11, 12, 13 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड है, इसके ऑप्शंस बड़े मजेदार होते हैं। अभी हम क्वेश्चन पे आएंगे देखेंगे। मान लीजिए ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलता है देखने के लिए साथियों, और आपको ऑप्शन दिए गए हैं 10, 11, 12, 13 और कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। तब डेटा सफिशिएंसी का जो कॉन्सेप्ट हम यूज करते हैं, डेटा सफिशिएंसी हम जिसको बोलते हैं, क्यों वो चैप्टर फ्रेम किया गया या क्यों वो टॉपिक यूज में आया, क्यों उस टॉपिक की आवश्यकता पड़ी, वो चीज हम वहां से समझ में आएगी। अभी अगर मैं बोलूं कि ये जो आंसर है ये पूरी तरह सही नहीं है, मैं इसे गलत नहीं बोलूंगा, पर ये 50% सही है, 50% गलत है, या ऑप्शन में अगर 10, 11, 12, 13 है और कैन नॉट बी डिटरमाइन है तो मैं 13 लगा सकता हूं, क्योंकि 13 भी इसका एक आंसर बन सकता है। ये आधा ही सही है। क्यों आधा ही सही है? क्योंकि ये इसका केस 1 है, और जिसको हम बोल सकते हैं मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन। ठीक है, इसको हम मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन वाला केस भी बोल सकते हैं कि इस दी गई जानकारी के आधार पर, या जो जानकारी मैंने क्वेश्चन में लिखी हुई है बोर्ड पर, उस दी गई जानकारी के आधार पर इस पंक्ति में अधिकतम 13 लोग बैठ सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं होंगे। तो अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ पूछा जाएगा तो हम केस 1 फ्रेम करेंगे। अब अगर मैक्सिमम है तो मिनिमम भी होना चाहिए, मिनिमम केस भी आना चाहिए। तो चलिए हम मिनिमम केस भी देखते हैं कैसा बनेगा। पूरा इंफॉर्मेशन हमारे पास यही है। चलो हम यहाँ पे देख लेंगे अब केस 2। ठीक है, क्या जानकारी दी गई थी, लेफ्ट से रैंक दिया गया था हमें, राइट से रैंक दिया गया था, और 2 लोग उनके बीच में बैठे गए थे कि ए सीट्स 5th फ्रॉम लेफ्ट एंड बी सीट्स 6th फ्रॉम राइट, और 2 पर्सन उनके बीच में बैठे गए थे। अब इसको सॉल्व करते हैं। भाई बोला गया है कि ए जो है वो कितना बैठा है यहां से 5th, ये हो गया ए, ये हो गया 5th, कहां से, लेफ्ट से। ठीक है, और बी के बारे में बोला गया है कि बी जो है वो राइट से 6th नंबर पे बैठा हुआ है, लेकिन मैक्सिमम केस हम बना चुके हैं। अब क्या होगा, देखिए मैं यहीं से बताऊंगा आपको। अब क्या होगा, ये जो 2 लोग इनके बीच में हमने बैठाए थे ना, ये 2 लोग, ठीक है, ये बैठेंगे तो इनके बीच में ही, पर ए और बी क्या करेंगे, एक दूसरे को क्रॉस कर देंगे। जैसे ए और बी एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो नंबर ऑफ पर्सन कम हो जाएंगे। कैसे कम होते हैं वो देखते हैं हम। भाई ये 5th है, ये 2 लोग वो मान लेते हैं जो उनके बीच में बैठे हैं। ठीक है, तो ये हो गया बी। अब बी यहां से कितने नंबर पे था, राइट से 6th नंबर पे है ना, बी राइट से 6th नंबर पे था, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ये हो गया बी राइट से 6th नंबर पे हुआ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये बी हो गया, और ये 1, 2, 3, 4, 5 ए हो गया। 2 लोग उनके बीच में भी बैठा दिए मैंने। अब काउंट करेंगे, काउंट कर लीजिए कितने लोग हुए, 2, 4, 6 और 7 लोग। तो अब इस पंक्ति में कुल कितने लोग बैठे हैं, 7 लोग। ये हमने ड्रॉ करके सॉल्व किया। हमेशा ड्रॉ करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब क्वेश्चन पे हम कमांड बना लेंगे, टॉपिक पे हम कमांड बना लेंगे, ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व हो जाएगा। कैसे, अब इसको अगर हम देखेंगे कि भाई अगर फॉर्मूला इसका क्या हो सकता है, या फॉर्मूला
कैसे फ्रेम हुआ होगा, मैंने आपको बिना फॉर्मूले के डायरेक्ट सॉल्व करा दिया। फॉर्मूला अगर फ्रेम में करूं तो कैसा बनेगा, इसका फॉर्मूला देखते हैं। टोटल इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट। भाई मैंने लेफ्ट और राइट को जोड़ा, ठीक है, माइनस उनके बीच में कितने लोग बैठे हैं, मिड में 2 लोग बैठे हैं, और इसमें करेंगे +2। अब आप सोचेंगे सर अभी तक तो +1 या -1 का कॉन्सेप्ट चल रहा था, अब 2 का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया। 2 का केस सिर्फ यहां पे यूज होता है साथियों। क्यों यूज होता है 2 का, या हम उसको जब ब्रैकेट ओपन करेंगे तो पूरा देख लेते हैं। भाई कितना दिया था उसका, लेफ्ट से 5th और राइट से 6th, ये बन गया 11, माइनस मिड में कितने लोग हैं उसके 2 और +2, तो माइनस कर देंगे 4, आंसर बन जाएगा हमारा 7। 7 इज द राइट आंसर। अब इस केस को क्या हम बोलेंगे, मिनिमम केस, कि न्यूनतम इस पंक्ति में कितने बच्चे बैठ सकते हैं, तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर बनेगा 7 बच्चे। इसको नंबर लाइन से समझते हैं। भाई देखिए, जब आपने लेफ्ट से ए को काउंट किया, जब आपने लेफ्ट से ए की काउंटिंग स्टार्ट की तो उसमें आपका बी आ चुका था, बी को आपने काउंट कर लिया ए के साथ। फिर जब आपने बी को काउंट किया राइट एंड से, जब आपने बी को राइट एंड से काउंट किया तो वहां ए आ चुका था। इसका मतलब क्या हुआ, भाई जब आपने ए को काउंट किया तो आपने बी को उसमें ऐड कर लिया, और जब आपने बी को काउंट किया तो उसमें आपने ए को ऐड कर दिया। अब आपने ए और बी को 2 बार काउंट कर लिया है। एक बार उनकी खुद की ओरिजिनल पोजीशन में काउंट किया, और जब दूसरे की पोजीशन काउंट की तो उसमें भी उसको कवर कर लिया। जब ऐसा आपने किया तो एक ही पर्सन 2 बार काउंट हुआ, और इस केस में क्या हुआ, दोनों ही पर्सन 2 बार काउंट हुए, ए भी 2 बार काउंट हुआ और बी भी 2 बार काउंट किया। जब हमने ऐसा किया तो उसका जो इंपैक्ट था हमारे क्वेश्चन पे, उसको घटाने के लिए हमने -2 किया। हम +1 या -1 क्यों करते हैं, ताकि एक पर्सन की रैंक अगर हमने माइनस कर दी है तो उसको वापस शामिल करना पड़ेगा। यहाँ पे हमने दोनों की रैंक 2-2 बार काउंट कर ली थी, इसीलिए दोनों की रैंक 1-1 बार माइनस करना जरूरी है। तो एक केस ये बन सकता है हमारा कि भाई न्यूनतम उस पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे, 7 लोग, और अधिकतम उस पंक्ति में कितने लोग बैठेंगे, तो अधिकतम बैठेंगे उस पंक्ति में 13 लोग। इस तरीके से हम 2 केस लेके चलेंगे। अब अगर ऑप्शन में मान लीजिए 7 और 13 दोनों मिल जाए, डिटेल सिर्फ इतनी है आपके पास अभी भी कि भाई ए जो है वो 5th है लेफ्ट से, बी जो है वो 6th है राइट से, और 2 लोग उनके बीच में बैठे हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फाइंड कीजिए, या उस पंक्ति में कुल कितने बच्चे बैठे हैं ये ज्ञात कीजिए। और ऑप्शन में आपको दोनों ही मिल जाएंगे। मान लीजिए ऐसा हो गया, मैंने क्वेश्चन फ्रेम किया अगर, तो मैं दोनों डाल दूंगा, 7 भी है और 13 भी है। अब अगर कोई बच्चा जो एग्जाम में बैठा है या सॉल्व करने बैठा है, उसने अगर एक ही केस पकड़ा, जैसे मान लीजिए उसने मैक्सिमम वाला केस पकड़ा, तो वो 13 देखेगा, उसको 13 आंसर दिख जाएगा, वो टिक करेगा, आगे चला जाएगा, उसको लगा वाह यार 1 नंबर सिक्योर हो गया मेरा तो। या कोई मिनिमम केस देख के चलेगा तो वो 60 टिक करेगा, आगे चला जाएगा, वाह यार मेरा तो 1 नंबर सिक्योर हो गया। लेकिन दोनों के नंबर कट जाएंगे, क्योंकि अगर ऑप्शन में दिया है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता। अगर दोनों के नंबर दोनों को लाने हैं और ये दिया गया है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, तो फिर आपको इसमें बनाना पड़ेगा। या एग्जामिनर अगर आपसे ये पूछता है कि बताइए इस पंक्ति में अधिकतम कितने लोग बैठ सकते हैं, या इस पंक्ति में न्यूनतम कितने लोग बैठ सकते हैं, मैक्सिमम और मिनिमम, अगर ये पूछता है तो फिर हम वैसा केस सॉल्व करेंगे, उसको वैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना +1 करना पड़ा ना -1 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि भाई वो दोनों अपनी इंडिविजुअल रैंक से चल रहे थे, उन दोनों की रैंक ओवरलैप नहीं हुई, वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर पाए, तो हमने ना +1 किया ना -1 किया, कोई आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन जो मिनिमम वाला केस है उसमें ए और बी एक दूसरे को ओवरलैप कर जाते हैं। जब ओवरलैप कर जाएंगे तो आपको उस चीज को सोचना है, प्रैक्टिस करेंगे, धीरे धीरे चीजों पे आपकी कमांड बनेगी, लेकिन होगा। लेकिन प्रैक्टिस के समय हमें बिल्कुल ध्यान रखना है कब +1 करना है, कब -1 करना है और कब नहीं करना है। अभी तक हमने क्या क्या देखा, एक क्विक रिवीजन लगा लेते हैं, फिर मैं आपको क्वेश्चंस की तरफ ले चलूंगा। रैंक दिया होता है तो कैसे फाइंड किया जाता है टोटल, या टोटल दिया है तो कैसे रैंक निकाला जाता है किसी एक पर्सन का। एक चीज हमने ये देखी, एक चीज ये देखी कि जो गिवन डेटा है उसके ऊपर से क्वेश्चन सॉल्व हो भी सकता है या नहीं सॉल्व होगा, हम वो भी देखेंगे क्वेश्चंस के माध्यम से, उस चीज को और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। फिर हमने देखा कि मैक्सिमम नंबर ऑफ पर्सन वाला केस होता है, मिनिमम नंबर ऑफ पर्सन वाला केस होता है, कैसे उनका यूज होता है, क्या उनका इम्पैक्ट है, वो भी हमने देख लिया।
फिर एक चीज और आती है इसमें, इंटरचेंजिंग देयर पोजीशन वाला। भाई किसी दो लोगों की रैंक आपको इनिशियल दी गई है, फिर बोला गया है क्वेश्चन में आगे कि इनकी रैंक अगर इंटरचेंज कर दी जाए तो उसके आधार पे भी क्वेश्चन फ्रेम होते हैं। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इंटरचेंज वाले थोड़े से इंटरेस्टिंग होते हैं, मजा आता है उसका। जो डेटा होता है या जो क्वेश्चन चलता जाता है साथ में, अपने को उस पर पकड़ बना के रखनी पड़ती है, वरना वो थोड़ा सा आप मिस करेंगे वो गलत हो सकता है। एक आते हैं कि भाई किसी का रैंक दिया गया लेफ्ट से, उसके लेफ्ट में इतने पोजीशन पे ए बैठा हुआ है या बी बैठा हुआ है, तो उसका रैंक बताइए क्या होगा। किसी एक पर्सन का रैंक है लेफ्ट से 16वें नंबर पे और उसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे बी बैठा हुआ है, उसके लेफ्ट से ही चौथे नंबर पे बी बैठा हुआ, तो बी का रैंक बताइए आप उस एंड से। ठीक है, अगर दोनों जानकारी लेफ्ट हैंड से दी गई है तो सिंपल माइनस कर दीजिए, अपने आप आपका आंसर निकल के आ जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई लेफ्ट से चले तो 16वें नंबर पे ए बैठा हुआ था, उसके लेफ्ट में, मतलब वापस जा रहे हैं ना आप लेफ्ट की तरफ, तो जब लेफ्ट और लेफ्ट दोनों बातें एक ही साइड से कर रहा है माइनस कर दीजिए, या राइट और राइट दोनों बातें एक ही तरफ से कर रहा है तो माइनस कर दीजिए। अगर इसका उल्टा होता है, लेफ्ट और राइट दिया गया है तो हम ऐड कर देंगे, या राइट और लेफ्ट दिया गया है तो भी हम ऐड कर देंगे। ठीक है, किसी एक पर्सन का रैंक दिया गया राइट हैंड से किसी एक पर्सन का रैंक दिया गया है और बोला गया है कि उसके लेफ्ट में चौथे नंबर पे बैठा है। भाई आप राइट से चलना चालू किए थे, फिर उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, मतलब आप और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपको ऐड करना पड़ेगा। नंबर लाइन पे ड्रॉ करके एक बार सॉल्व करेंगे हम, तो आपको ज्यादा क्लियर होगा ये कॉन्सेप्ट। अभी हम क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और फिर इस कॉन्सेप्ट को भी मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाऊंगा।